गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं ना। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका मैथ्स का ही एग्ज़ाम है ऑन सैटरडे, दैट इज़ 10th अक्टूबर को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सब कुछ, सारा सिलेबस, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट के साथ आप एग्ज़ाम शुरू नहीं करेंगे। एनी डाउट क्लियर इट टुडे और टुमारो, बट बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। बिकॉज़ अभी एक चैप्टर और रह रहा है रिवीजन के लिए, सबसे पहले हम आज के दिन सिर्फ वही चैप्टर रिवाइज करेंगे। उस चैप्टर से आपका असाइनमेंट में तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट हम एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी आप साथ के साथ सॉल्व करते रहिए, बिकॉज हमने एनसीईआरटी जब चैप्टर स्टार्ट किया था, इवन जब हमने चैप्टर शुरुआत करी थी, फर्स्ट टाइम जब हमने चैप्टर्स किए थे, तो हमने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही किए थे। तो एनसीईआरटी आप साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क। आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करेंगे। अगेन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। आई विल एक्सप्लेन दो सॉल्यूशंस एंड वन मोर थिंग, जो रिवीजन वाली वीडियो हमने प्रीवियस बनाई थी, वही वीडियो मैं अगेन आपके साथ शेयर करूंगी। तो कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ से क्लियर कीजिए। क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जो ऑलरेडी सॉल्व हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले पेज नंबर 335 आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस 236000000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये जो नंबर गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब फिर से बोल रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक डेसिमल पॉइंट होता है, उस पॉइंट के आप लेफ्ट साइड में सिर्फ एक 1 नॉन ज़ीरो डिजिट लिखते हो, और उस पॉइंट के राइट साइड में बाकी बची हुई डिजिट्स लिखते हो। और ये जितने भी ज़ीरो हैं ये आपके 10 के एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो आंसर इसका कुछ ऐसे होगा। हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, 236000000। जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता तो हमने क्या डिस्कस किया था, वो पॉइंट जो होता है उस नंबर के सबसे राइट साइड पर लग जाता है, और फिर उसके भी राइट साइड पे एक और ज़ीरो हम पॉइंट के बाद, कितने भी ज़ीरो वैसे तो हम लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं होगा नंबर में। अगर आप पॉइंट लगाने के बाद राइट साइड पे 2 ज़ीरो लिखते हो, 4 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, कितने भी ज़ीरो लिखते हो, ठीक है। ये नंबर हो गया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हमने बात करी थी कि एक पॉइंट होना चाहिए और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। अभी अगर आप देखो तो पॉइंट, इसका मतलब हमारे पास 2 के बाद होना चाहिए, बिकॉज 2 से फिर लेफ्ट पॉइंट से फिर लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट होगी, वो होगी 2, और राइट साइड पे बाकी बची हुई डिजिट्स होंगी। अब हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे अगर, तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा? पहले 1 ज़ीरो शिफ्ट हुआ, फिर दूसरा शिफ्ट हुआ, फिर तीसरा शिफ्ट हुआ, चौथा शिफ्ट हुआ, पांचवा शिफ्ट हुआ, 6 एंड देन 7। इसका मतलब हमने पॉइंट को 7 टाइम्स शिफ्ट किया। और कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट साइड पे। पॉइंट इधर था ना, और हम राइट साइड पे आते रहे। हमने लेफ्ट साइड पे 7 टाइम्स शिफ्ट किया। 2.36 नंबर छोटा हो गया मेरा। पहले बहुत बड़ा सा नंबर था, 236000000, इतना बड़ा नंबर था। अभी नंबर छोटा हो गया। जब आपको लगता है कि आपने पॉइंट शिफ्ट किया है और शिफ्ट करने के बाद नंबर छोटा हो गया है, तो यहाँ पे जब आप ये डेसिमल एक्सपोनेंट बनाओगे तो जो भी पावर है, जितनी टाइम्स आपने शिफ्ट किया, 10 की उतनी पावर लिख दोगे। बिकॉज डेसिमल नंबर्स का मतलब होता है 10 डिजिट्स का सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम जो 10 डिजिट्स पर डिपेंडेंट है। 0 से लेके 9 तक देयर आर 10 डिजिट्स, और वही डिजिट्स हम रिपीट कर करके डिफरेंट नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हर डिजिट में आपका 10 का फैक्टर्स का वो होता है, रेशियो होता है, गैप होता है, यू कैन से, ठीक है। तो इसीलिए 10 का एक्सपोनेंट बनेगा 2 ^ 7, बिकॉज हमने पॉइंट को 7 टाइम्स, 7 बार शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे, जिसकी वजह से नंबर छोटा बना। तो 10 के एक्सपोनेंट जो है वो बड़ा बन जाएगा, सो दैट पूरा का पूरा नंबर बैलेंस आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2⁶? विच पावर ऑफ 8 मतलब 8 की कितनी पावर हम लगाएं, कितना एक्सपोनेंट लगाएं कि वो 2⁶ के इक्वल आ जाए। अब ये हम कैसे करेंगे?
तो हमने पहले तो लेट कर दिया, लेट पावर ऑफ 8 इज़ x, ठीक है, हमने माना कि 8 की जो पावर है दैट इज़ x, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको लिख सकते हैं 8 रेज्ड टू पावर x, और वो किसके बराबर बोला है हमें, 2 रेज्ड टू पावर 6, इसका मतलब 8 रेज्ड टू पावर 6 एंड 2 रेज्ड टू पावर 6, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज 2 छोटा नंबर है, हम 2 को और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट 8 तो थोड़ा बड़ा नंबर है ना, और हम 8 को फैक्टराइज भी कर सकते, तो हमने यहाँ साइड में 8 को फैक्टराइज कर दिया, 2 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो 8 फैक्टराइज हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब हम 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 रेज्ड टू पावर 3 लिख सकते हैं, और x उसकी भी पावर है, 8 की भी पावर है, इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3 की भी पावर x होगी, इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6 तो है ही पहले से। अब अगर हम 2 रेज टू पावर 3 रेज्ड टू पावर x लिख रहे हैं, एक बेस है सिंगल 2 और उसकी दो पावर्स हैं, 3 भी है और x भी है, तो हमने क्या रूल पढ़ा था एक्सपोनेंट का, कि जब भी किसी सेम बेस की 2 पावर्स होती हैं तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई x। और ये भी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास नंबर और वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, क्योंकि हम उनको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो हम वो मल्टीप्लाई साइन हटा देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा दैट विल बी 3x ओनली, और 2 रेज टू पावर 6 तो है ही हमारे पास इज इक्वल्स टू में। अब अगर मैं दोनों तरफ देखूँ इक्वल के, क्योंकि इक्वल है ना, तो अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है तो इसका मतलब हर चीज़ लेफ़्ट साइड की राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए, तो अगर बेस दोनों का इक्वल है 2 2 तो ऑब्वियसली पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, तो बेस तो सेम दिख ही रहा है मुझे 2 and 2, तो पावर जो 3x है वो भी 6 के इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने 3x को 6 के इक्वल कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग, अब क्या होगा, 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब है कि ये इक्वल टू साइन है, इसके लेफ़्ट साइड पे 3x है, तो ये जो 3 है वो जाएगा राइट साइड पे और वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग में ऑपोजिट होता है, तो 6 के साथ 6 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो 6/3 लिखेंगे, 3 नीचे जाएगा, इट मीन्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 2/1, 2/1 अगेन डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, तो x की वैल्यू हो गई 2, इसका मतलब 8 की जो पावर है वो 2 जब होगी तो वो 2 रेज टू पावर 6 के इक्वल ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इन असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है, 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 5, 4 रेज टू पावर 0 एंड 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए इसका मतलब है आपको सबसे छोटा नंबर पहले लगाना है, सबसे बड़ा नंबर बाद में लगाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको पता भी तो होना चाहिए कि छोटा नंबर कौन सा और बड़ा नंबर कौन सा है, वो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 5, 4 रेज टू पावर 0 एंड 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। मैंने एक एक करके सबको सॉल्व किया। सबसे पहले 2 रेज टू पावर 5, इसका क्या मतलब हुआ, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई मैंने किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 की तो डिफरेंट वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, 32। सेकेंड थिंग, 3 रेज टू पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3 दैट इज़ 27, ठीक है। तो 3 का भी एटलीस्ट आपको 4 तक पता होना चाहिए, 4 या 5 तक, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लर्न करोगे आप, बिकॉज आपका ये कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करता है, इवन आगे जाके भी आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप ये पावर्स एटलीस्ट याद कर लेते हो कि इनको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट इज़ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, इसका क्या मतलब है, अगर हम जनरली रूल के अकॉर्डिंग जाएँ तो 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 की कोई पावर है ही नहीं, मतलब 1 पावर है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों का बेस सेम है 2 2, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, इसकी पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 होती है, तो दोनों को जब ऐड करोगे 2 रेज टू पावर 3 + 1 हो जाएगा, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 4।
और 2⁴ का मतलब है 2 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, सो यू विल गेट 16। सिमिलरली आप 3⁻2, यहाँ पे एक ही बेस है 3, उसकी दो पावर्स हैं। अभी अभी हमने क्या बोला, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, तो आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 6 हो जाएगी 3 की। इसका मतलब आप 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 729। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम जाते हैं 3⁵5, इसको तो ईजिली हमें पता चल रहा है कि 3⁵5 का मतलब इसको आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, और 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 243। तो आपको एटलीस्ट 3 की भी पावर 5 तक याद कर लेनी चाहिए, एंड 2 की पावर तो अगर आप 8, 9, 10 तक कर लो तो वो और भी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट नंबर था 4⁻0। 4⁻0 कोई भी नंबर ⁻0 हमेशा 1 होता है, एंड लास्ट इज 2⁻3 इंटू 3⁻1। इसका क्या मतलब हुआ, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड 3 को तो 1 टाइम ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके 24 आंसर आ गया। अब हमने जो वैल्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंगली छोटे से बड़ा हमने लगाया है। सबसे जो छोटी वैल्यूज़ हमें मिली वो दैट वाज 1, उसके बाद हमें 16 आंसर मिला, फिर 24, फिर 27, फिर 32, 243, 729। अब ये तो वैल्यूज़ थी। नंबर्स जो हमें क्वेश्चन में मेंशन थे, हमें हमेशा आंसर उसी फॉर्म में देना होता है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी अपना आंसर यहाँ पे आप फाइनलाइज नहीं करोगे, क्योंकि ये नंबर्स हमने निकाले, हमें क्वेश्चन ये नहीं था, हमें इनको अरेंज करना था। ये जो नीचे मैंने लाइंस लिखी हैं तो मैंने इनको अरेंज कर दिया। 1 मुझे 4⁻0 से मिला था, 16 यहाँ से, तो मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये इनडायरेक्ट वे में 2⁻, जो है वो ये 2⁻4 था, ठीक है। अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे इन दोनों नंबर के अंदर 2⁻3 तो सेम है, बस इसका फ़र्क था सेकंड नंबर का। इसके अंदर 2 था, इसके अंदर 3⁻1। ये 2 की कोई पावर नहीं है, मतलब 1। इसका मतलब अगर दो नंबर्स में पावर सेम हो तो जिसका बेस बड़ा है वो नंबर भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली, इट इज़ कन्फर्म। सिमिलरली यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा इन दोनों में भी 3⁵5, 2⁵5 पावर सेम है, बेस 3 का बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी बड़ा है। सिमिलरली नेक्स्ट पे अगर आओ तो यहाँ पे बेस सेम है 3, जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर भी बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हो कि अगेन दो नंबर्स में अगर कुछ भी एक सेम है, या तो बेस सेम है या पावर सेम है, तो आप उसकी दूसरी चीज़ देखकर ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। Let's come to one more question. 344 page number. Question number 73. Find the value of n where n is an integer. Integer मतलब n की वैल्यू माइनस से प्लस के बीच में होनी चाहिए। अगेन इंटीजर का मतलब होता है एक सिंपल होल नंबर, ठीक है, जिसमें प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ -5/3 तो ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें आपने फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन लगाया तो इसको इंटीजर नहीं बोलते। इंटीजर सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सिंपल काउंटिंग जो होती हैं वो नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है, दैट इज़ इंटीजर। तो n जो है वो इंटीजर है, और आपको गिवन है 2⁻n-5 इंटू 6⁻2n-4 इज इक्वल टू 1/12⁴ इंटू 2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले तो क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे 2⁻n-5 इंटू 6⁻, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी 2 पे कोई पावर नहीं है, तो अभी हमने क्या बोला, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है। एक और चीज़, हमने अभी लेफ्ट साइड को कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 6 को फैक्टराइज किया है। मुझे पता है 6 होता है 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 6 की पावर ये थी 2n-4, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 2 इंटू 3 की पूरे की पावर होगी, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। ब्रैकेट के बाहर मतलब ये सब की पावर है, 2 की भी और 3 की भी, 2n-4। अब राइट साइड पे अगर आप नोटिस करोगे तो 1/12⁴ और इंटू 2 जो थे वो डिनोमिनेटर में थे। जब भी हम इन नंबर्स को न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश करते हैं तो एक चीज़ करते हैं, वो ये करते हैं कि इनका पावर्स का साइन चेंज कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर में थे, मैंने इनको न्यूमरेटर में लिख दिया। कैसे पता चला ये न्यूमरेटर है, क्योंकि इनके नीचे कोई नंबर है ही नहीं, ना तो इनके ऊपर कोई नंबर है,
ठीक है। तो ये सिंपल से नंबर्स जो होते हैं, इवन होल नंबर जितने भी होते हैं 1 2 3 4 5 इंटीजर्स जितने होते हैं -1 -2 -3, इन सब में कोई ना तो ऊपर कुछ नंबर दिख रहा है ना नीचे कुछ नंबर दिख रहा है। इन सब का मतलब होता है कि इनके एक्चुअल में नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा वो भी 1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा। इसका मतलब ये खुद न्यूमरेटर है। जब इसका डिनोमिनेटर 1 होगा तो ये खुद न्यूमरेटर हुआ ना। तो जब भी हम डिनोमिनेटर से किसी नंबर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, या इवन वाइसा वर्सा भी होता है, अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिखोगे तब भी ये होगा, क्या चीज़ होगी, उनकी पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 की पावर और 2 की पावर दोनों की पावर प्लस थी, तो न्यूमरेटर पे आने के बाद दोनों की पावर माइनस हो गई। अब नेक्स्ट थिंग क्या हुई, मैंने इसको पूरे को खोल दिया। हमने पढ़ा था कि अगर सेम दो नंबर्स हैं, उनकी सेम पावर है, तो मैं उनको अलग अलग भी लिख सकती हूँ और सेम करके भी लिख सकती हूँ। तो मैंने 2 की पावर अलग कर दी, 3 की पावर अलग कर दी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं ध्यान दूँ, अब फिर से वही सेम चीज़ है। राइट साइड पे भी मैंने क्या किया, 12 को फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 3 में, -4 एंड 2 रेज़ टू पावर -1 तो रहेगा ही। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने इसको पावर्स की फॉर्म में लिखा, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर जो भी हमें -4 एंड -1 गिवन था। यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिर से देखूँ तो बेस सेम है 2 2, तो पावर्स क्या होनी चाहिए, ऐड, क्यों, मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर्स को ऐड कर दिया, रेज़ टू पावर 2 एंड -4 तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। राइट साइड पे फिर से वही सेम चीज़। अब 2 रेज़ टू, अब ये एक नंबर है, दूसरा एक नंबर है, ऑब्वियसली सेम पावर है दोनों की, तो मैं इस पावर को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये -4 को 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ अलग से लिख दिया और 3 के साथ मैंने अलग से लिख दिया, और ये जो लास्ट है 2 रेज़ टू पावर -1 वो तो रहेगा ही अगेन फिर से। अभी 2 की पावर 2 थी, उसकी भी पावर -4 अब बन गई, ठीक है। तो फिर से सेम बेस की दो पावर्स हैं, क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 4 2 8 हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, कॉम्बिनेशन का साइन आंसर में आता है, और प्लस माइनस जब हम इंटीजर्स को करते हैं तो बड़े नंबर का साइन आंसर में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। 2 रेज़ टू पावर -1 मैंने पहले लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब मैं ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो पहले लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो बाद में लिख सकती हूँ, बिकॉज मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा। 3 रेज़ टू पावर -4 को मैंने लास्ट में लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फिर से सेम बेस है दोनों का, तो क्या होना चाहिए, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैंने ऐड कर दिया, 3 को एज इट इज़ लिख दिया। तो अभी मेरा लेफ़्ट साइड में भी मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, राइट साइड में भी अलग अलग करके लिख दिया है। अब अगर मैं नोटिस करूँ तो मैं लेफ़्ट और राइट को कंपेयर कर सकती हूँ। कंपेयर करूँगी, दोनों तरफ 2 और 3 की पावर्स तो हैं ही, तो क्या होना चाहिए, बेस तो है ही दोनों तरफ 2 एंड 3, तो जो 2 की पावर्स है वो भी लेफ्ट एंड राइट साइड पे इक्वल होनी चाहिए, और जो 3 की पावर्स हैं वो भी लेफ्ट एंड राइट पे इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैंने कंपेयर किया तो मैं लिख सकती हूँ 3n - 9 इज इक्वल्स टू -9। राइट साइड पे 2 की पावर -9 है और लेफ्ट साइड पे 3n - 9 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो 3n - 9 इक्वल टू -9। सिमिलरली 3 की भी दोनों पावर्स जो लेफ्ट साइड पे 2n - 4 और राइट साइड पे -4 वो भी इक्वल होगी। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, चाहे आप इस तरीके से निकालो, 2 की पावर्स को यूज़ करके निकालो, या फिर आप 3 की पावर्स को यूज़ करके निकाल तो आप n की ही वैल्यू रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, ठीक है। हमने पढ़ा था वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सिचुएशन, एक क्वेश्चन के लिए वो वैल्यू हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, n की वैल्यू सेम आएगी। हम जस्ट फॉर वेरिफिकेशन दोनों तरीक़ों से निकाल रहे हैं, सो दैट हमें ईजिली पता चल जाए कि हाँ ठीक है हमारी सेम वैल्यू आई है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो हमने पहले 2 की पावर्स के थ्रू निकाला, सॉल्व किया, इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, -9 को ट्रांसपोज किया राइट साइड पे, +9 हो गया, तो -9 + 9 0 एंड 3 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, तो आंसर आया 0। राइट साइड पे भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, -4 था, ट्रांसपोज किया राइट साइड पे, +4 हुआ, अगेन 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारी n की वैल्यू आ गई 0। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन फिर से ग्रेटर नंबर, लेसर नंबर, ऑल्दो हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किया, जिसमें हमने सॉल्व किया पहले पावर्स को और फिर जाके हमने फाइंड किया कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा और लेसर होगा, ठीक है।
जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जहाँ पे पावर्स इंटरचेंज हो जाती हैं एंड बेस सेम होता है, बेस एंड पावर्स इंटरचेंज होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गई और ये 6 की पावर 2 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन ज़्यादा हमेशा अप्रॉक्सीमेटली एवरी टाइम, जो छोटा बेस होता है और पावर ज़्यादा होती है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 के साथ ऐसा नहीं होता है, 1 को आप कितनी टाइम्स में मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 1 ही आता है, इसीलिए। एंड 6 की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो बेस बड़ा है पावर छोटी है तो वो आंसर भी छोटा आता है। ऑल दो हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। नेक्स्ट में भी वही सेम चीज़ है, 2 की पावर 9 है, 9 की पावर 2 है, फिर से वही सेम चीज़, बेस छोटा है पावर बड़ी है, यहाँ पे पावर छोटी है बेस बड़ा है, तो पावर छोटी जिसकी है एक्सचेंज में, जनरली एक्सचेंज में इनमें हम देख सकते हैं, तो ये नंबर छोटा होगा, 9 की पावर 2 पावर छोटी है, एंड यहाँ पे 2 की पावर 9 ये बड़ा नंबर आएगा। सी पार्ट जो है इसमें मैंने आपको बोला था, हम जब भी इस तरीके के एक्सपोनेंट वाले नंबर को कंपेयर करते हैं जिसमें 10 की पावर भी होती है, तो वी ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दीज नंबर्स इन द सेम फॉर्मेट। सबसे पहले हम ये जो नंबर्स होते हैं 7.9 एंड 5.28 इनको हम सेम फॉर्मेट में लिखते हैं पहले, ठीक है, और जब ये सेम फॉर्मेट में आ जाते हैं तो उसके बाद हम सीधा सीधा डायरेक्टली 10 की पावर्स को कंपेयर करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया है, ठीक है, और सॉल्व करने से हमने ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत बार किए हैं जहाँ पे पावर्स एंड एक्सपोनेंट को हम पावर्स एंड बेस को हम एक्सचेंज कर देते हैं और उनको कंपेयर करते हैं, तो जनरली हर केस में जो पावर छोटी है वो नंबर छोटा आता है और जो पावर बड़ी है उसका नंबर भी बड़ा आता है। यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है, चाहे वो ए पार्ट हो या फिर वो बी पार्ट हो। सी पार्ट में मैंने सबसे पहले, अगर मैं 7.9 एंड 5.28 इन दोनों को सेम फॉर्मेट बनाऊँ, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब 7 पॉइंट डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो उसके राइट साइड पे कुछ भी डिजिट है उसके और राइट साइड पे हम जितने मर्जी उतने ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, दैट इज़ 2 एंड 8, तो हम यहाँ पे भी 9 के बाद एक ज़ीरो पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 7.90। अब हमें क्या करना है, ये सेम फॉर्मेट हो गया, ये हो गया 7.90, ये हो गया 5.28, ये फॉर्मेट सेम हो गया ना। फॉर्मेट सेम होने के बाद हम सिर्फ 10 की पावर्स को चेक करेंगे, ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 5 है, किसकी पावर बड़ी है, 10⁵5, 5 बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी बड़ा होगा। हाँ, अगर आपको 10 की पावर सेम दिखती है तो आपको अगेन इन दोनों में से जो नंबर बड़ा दिखेगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, बट जिसकी पावर ज़्यादा है 10 की पावर, जिस नंबर में 10 की पावर ज़्यादा है वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है।